गुड मॉर्निंग। वेलकम। इस एपिसोड में आपने पिछले एपिसोड की बात करें थोड़ा सा, तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आपने लर्न किया। और अब चूंकि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की हम बात करेंगे। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, पैसेज को किस प्रकार से अपन उसको पढ़ करके उसके क्वेश्चन जो दिए हैं उन क्वेश्चन को अपन आंसर कर सकते हैं, इस बात को आपने समझा। और अब चलिए आगे, अब बात करते हैं अपन नोट मेकिंग की। और नोट मेकिंग में कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें पूछे जाएंगे। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 10 1 to 9 आपने क्या किया, 1 to 9 पैसेज सेक्शन ए, और 10 और 11 क्वेश्चन नंबर 10 दो पैसेज आएंगे। पहला पैसेज तो ये जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 9 होगा, दूसरा पैसेज ये जिसमें दो क्वेश्चन 10 और 11 होगा। अब इसमें दो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 10 तो आएगा नोट मेकिंग, नोट बनाइए, नोट्स बनाने, छोटे छोटे नोट्स बनाने। और क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि आपने प्रीवियसली डिस्कस किया है, आपको क्या करना है, समरी राइटिंग करना है और उसका सूटेबल टाइटल देना है। समरी और टाइटल। नोट मेकिंग क्वेश्चन नंबर जो 10 है कैरी 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें समरी लिखनी है, टाइटल देना है, कैरी 2 मार्क्स, टोटल इन टोटल 6 मार्क। यानी जो दूसरा पैराग्राफ आएगा, दूसरा पैसेज आएगा, उसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसको अपन क्लियर करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसे लिखना, हाउ टू राइट, किस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 10 को लिखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, नोट मेकिंग किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए गाइस, बी रेडी। नोट मेकिंग क्या होता है, नोट मेकिंग, पहले थोड़ा सा नोट मेकिंग के बारे में जाने। चूंकि आप 10+2 लेवल पे है और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बुक्स, बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट आपको याद करना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े कंटेंट आपको लिखने पड़ते हैं। तो उनको लर्न करने के लिए, उनको सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक टेक्निक अपनानी पड़ती है। क्योंकि बड़े बड़े कंटेंट, जो बहुत बड़े चैप्टर होते हैं, बहुत बड़े कंटेंट होते हैं, बहुत बड़े जो पार्ट होते हैं, हम उनको याद नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, उनमें शॉर्ट नोट मेकिंग करते हैं। नोट मेकिंग क्या होता है, उनके जो सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं वो अपन याद कर लेते हैं। वैसे तो आप सब लोग परफेक्ट हो, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो पैसेज का क्या, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जो आपने आंसर दिए हैं उसमें आपने भी अच्छी अच्छी टेक्निक अपनाई हुई। क्या करते हैं आप लोग, वही नोट मेकिंग ही तो करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा और उसमें फटाक से आपने क्या किया, अंडरलाइन कर लिया कि ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे रहा, बस वो नोटित है, वो सेंट्रल आइडिया। इसी प्रकार से आपको पूरे पैसेज का, जो पैसेज आपको दिया है, उस पूरे पैसेज को याद करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने, छोटे छोटे नोट्स लिखने हैं। क्यों लिखने, क्योंकि वो जो लेंथी पैराग्राफ है उसको हम शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं। किसी भी पैराग्राफ को रिवाइज करना, मेमोराइज करना, उसको याद करना वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं, उसकी शॉर्ट नोट मेकिंग करते हैं। शॉर्ट नोट मेकिंग करने में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। क्या बातें ध्यान में रखनी है कि शॉर्ट नोट मेकिंग करते हैं तो वो पूरा पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ का एक तरीके से वो रिप्रेजेंटेटिव है, पूरा पैराग्राफ आ जाना चाहिए उसमें। पूरे पैराग्राफ के सेंट्रल पॉइंट
सेंट्रल आइडियाज, सेंट्रल पॉइंट्स, उसके केंद्रीय बिंदु आने चाहिए, सेंट्रल पॉइंट्स आने चाहिए, केंद्रीय बिंदु आने चाहिए उसके। और क्या करना फिर उसका आपको ये करना है कि उसमें जो सेंट्रल पॉइंट दिए हैं, जो केंद्रीय बिंदु दिए हैं, केंद्र बिंदु दिए हैं, वो केंद्र बिंदु के आधार पर आप उस पैराग्राफ को वापस डेवलप कर सको। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि एक तो होता है किसी भी पैराग्राफ का संक्षिप्तीकरण करना, समरी लिखना। बड़ा पैराग्राफ दिया उसको शॉर्ट कीजिए, छोटा पैराग्राफ एक लाइन दे दी, एक लाइन दे करके उसका दे दिया कि इसका विस्तार से वर्णन करो, एक्सपेंशन करना। तो आपको बस यही टेक्निक है। इसमें क्या करना है आपको, जो बड़ा पैराग्राफ दिया उसको शॉर्ट में किस प्रकार से समझ सकते हो, कैसे याद कर सकते हो। आगे जब कॉलेज में जाओगे अगले साल नेक्स्ट ईयर, तो कॉलेज में जाओगे तो बड़ी बड़ी बुक्स आएगी, एक इतनी बड़ी बुक्स मिली, अब उस बुक्स को कैसे लर्न करना है, उसका चैप्टर कैसे लर्न करना है, तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे नोट बनाओगे। और नोट बनाने की टेक्निक है, ये टेक्निक है, इस टेक्निक को डेवलप करना है। तो इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए आप नोट कैसे बना सकते हो, तो मैंने आपको बताया कि जो पैराग्राफ दिया है उसके सेंट्रल पॉइंट समझ लीजिए। हर पैराग्राफ में 3 पॉइंट होते हैं। नंबर 1, पहला उसका शुरू की लाइनें, जो बिगनिंग लाइनें होती है, वो उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन का भी पॉइंट आना चाहिए। और फिर उसका मिडिल, मिडिल क्या होता है, उसका गिवन कंटेंट, जो कंटेंट दिया है उस कंटेंट के बिंदु होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या, उसका कंक्लूजन दिया हुआ होता है। लास्ट में आप जब जाओगे तो लास्ट लाइनें आपको कंक्लूजन की मिलेगी। एक तो मिलेगा इंट्रोडक्शन, दूसरा मिलेगा मिडिल, तीसरा मिलेगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में भी आपको, यानी कि आपके जो सेंट्रल पॉइंट है वो 3 प्रकार के डिवीजन में डिवाइडेड होने चाहिए। इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, इंट्रोडक्शन के सेंट्रल पॉइंट भी आपको छाट के लिखना, पॉइंट बनाने हैं, इंट्रोडक्शन के पॉइंट बनाने हैं, मिडिल कंटेंट के पॉइंट बनाने हैं, कंक्लूजन के पॉइंट बनाने हैं। और मैं सोचता हूँ कम से कम 5 से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 10 तक बना सकते हैं, लेकिन बहुत टू मच हो जाएगा। 5 से कम होना भी नहीं चाहिए, जो पॉइंट बना रहे हो वो 5 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये मान के चलो 1 और 1 2, तो इसका मतलब 3 इधर, ये वेटेज होना चाहिए कि 3 पॉइंट इधर, 1 पॉइंट इधर, 1 पॉइंट इधर। अब जिस अनुपात में आप बढ़ा रहे हो, कंटेंट के बढ़ा लीजिए, जो कंटेंट है उस पर मोर देन 3 हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इंट्रोडक्शन पे 1 ही लेना है या कंक्लूजन का 1 लेना है। आपको पॉइंट्स पे थोड़ा सा पॉन्डरिंग करनी है, चिंतन करना है कि किस प्रकार से जो पैराग्राफ दिया है उस पैराग्राफ को मैं समराइज कर सकता हूँ, शॉर्ट में उसको लिख सकता हूँ। शॉर्ट में कैसे लिखता हूँ, उसके पॉइंट्स कैसे याद करते हैं। एग्जाम्पल समझाऊँ एक आपको, कि आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर बुक का, रेनबो का फर्स्ट चैप्टर है वाटर, और वाटर चैप्टर, पूरा चैप्टर आपको कोई लर्न करने के लिए बोल दे तो आई थिंक आपको बहुत बॉदरिंग लगेगा, आप उसको मेमोराइज नहीं कर सकते। तो उसको शॉर्ट में कैसे याद करेंगे, तो मैं तो आपको एग्जांपल बताऊं किस प्रकार से आप उसको लर्न कर सकते हैं। तो यदि आपके पास बुक फर्स्ट है तो उस बुक फर्स्ट का पहला चैप्टर देखिए, वाटर। राइटर कौन है इसके, रिटन बाय डॉक्टर CV रमन, उन्होंने इसको लिखा। और इसमें क्या करना, मुश्किल से 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट पे पूरा चैप्टर लिखा। पहला नंबर 1 इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन है, कैसे लिखेंगे, लिखना नहीं है आपको, मैं समझा रहा हूँ कि वाटर जो है उसको 5 पॉइंटों में बांट करके कैसे याद कर सकते हो। नोट मेकिंग, मैं अपने हिसाब से इसको याद करने के लिए कैसे नोट बनाऊँ। इंट्रोडक्शन में क्या है,
वाटर। वाटर क्या है? पहले लाइन में ही राइटर ने दिया, वाटर इज द एलेक्जर ऑफ लाइफ, इट मीन्स एलेक्जर। फिर वाटर क्या करता है? डिफरेंस क्रिएट करता है। किस में डिफरेंस क्रिएट करता है? एग्जाम्पल दिया है। किसका? डेजर्ट का। और किसका एग्जाम्पल दिया है? हाँ, ग्रीन वैली ऑफ नाइल, ग्रीन वैली ऑफ नाइल, उसका एग्जाम्पल दिया। फिर क्या किया? ये तो आ गया वाटर के बारे में इंट्रोडक्शन, पहले पैराग्राफ में से, पहले चीज में से। और एक और पॉइंट दे देते हैं यहाँ पर कि नील नदी के रिवर ने, नाइल ने क्या किया है? नाइल ने जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, उस इजिप्शियन सिविलाइजेशन को न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान किया, उसको पाला पोसा है। सिविलाइजेशन सदियों से। बस दीज 3 पॉइंट मैंने उसके शॉर्ट बना दिए कि 3 पॉइंट पहले पैराग्राफ के। ऐसे आप मेन पॉइंट छांट लीजिए। और क्या दूसरा पॉइंट क्या है? कि जो वाटर है दूसरे पैराग्राफ में, उस वाटर का नंबर 2 क्या किया राइटर ने? उस वाटर को नंबर 1, इसमें दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट, साउथ इंडियन एग्रीकल्चर में उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सीधी सी बात है, इंडियन एग्रीकल्चर में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर में उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर दूसरा पॉइंट, वाटर का पावर क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ वाटर। वाटर क्या करता है? कैरी सिल्ट, सिल्ट ले जाता है, गाद, मिट्टी, और क्या करता है? उपजाऊ जमीन का निर्माण करता है। यानी इसमें 2 पॉइंट कवर किए। तीसरा जो फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर का पावर क्या? फ्लोइंग वाटर से क्या क्या डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव उसकी भूमिका, क्या रोल है। तो डिस्ट्रक्टिव क्या? फ्लोइंग वाटर डिस्ट्रक्टिव किस प्रकार से वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, फ्लोइंग वाटर किस प्रकार से नुकसान कर सकता है। तो फ्लोइंग वाटर डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी भूमिका निभाता है। कैसे? हिंदी में आपने नाम सुना होगा, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन। बस सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन, फ्लोइंग वाटर डिस्ट्रक्टिव सॉइल इरोजन को क्रिएट करता है। अब इसमें क्या डिस्कस किया कि सॉइल इरोजन के कॉजेज, क्या कॉजेज है, फिर सॉइल इरोजन को रोकने के उपाय, चेक, उसको चेक करने के, ये तीसरा पैराग्राफ। और चौथा पैराग्राफ क्या है? चौथा के पैराग्राफ फिर से राइटर ने उसका इंपॉर्टेंस बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ये 5 पॉइंट क्या दिया? हर एनिमल, क्रिएचर, हर क्रिएचर, एनिमल उसके लिए जरूरी है, वेजिटेशन, वनस्पति के लिए जरूरी है, ये उसमें समझाया। नो फिजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर, ये इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर समझाया। एंड नंबर 5 लास्ट उसमें डिस्कस किया, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। बस दीज 5 पॉइंट्स आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। ये 5 पॉइंट, ये क्या हो गया? शॉर्ट। अब इसमें क्या करना है कि ये पहले पॉइंट का पहला पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे 1.1 लिख दिया। ये पहले पॉइंट का दूसरा पॉइंट है तो 1.2, ये पहले पॉइंट का तीसरा पॉइंट है तो 1.3। हाउ टू मार्क, किस प्रकार से आप उसको मार्क कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और वो भी लॉजिकली डिवाइड होना चाहिए। कैसे डिवाइड कर सकते हो, उसका किस प्रकार से आप डिवाइड करके पॉइंट दे सकते हो,
अब ये देखिए, ये दूसरे का पहला पॉइंट है तो 2.1, ये 2.2, ये 3.1, 3.2, 3.3, 3, ये 4.1, और इसमें भी आपको मिल जाएंगे तो ऐसे 5.1, 5.2, एज यू लाइक 5.3 एटसेट्रा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो जिस प्रकार से एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, नोट मेकिंग करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना। सबसे पहली चीज़ शॉर्ट होना चाहिए। नोट में ग्रामर इज अवॉइड, ऐसा नहीं कि पूरी ग्रामर आप उसमें ले लो। सेंटेंस बिल्डिंग, यदि कोई सेंटेंस आना कंपलसरी है, नेसेसरी, आप समझते हैं कि ये नेसेसरी है तो फिर उसको लीजिए। बाकी कंप्लीट सेंटेंस को अवॉइड करना, ग्रामर को अवॉइड करना है। यानी आप जो नोट बना रहे हो वो कैसा होना चाहिए, ब्रीफ, एकदम संक्षिप्त होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, और उसमें मेन पॉइंट आ जाने चाहिए। देखो नोट मेकिंग में क्या क्या करना है, ब्रीफ हो, मेन पॉइंट्स यानी पूरा पैराग्राफ कवर होना चाहिए, मेन पॉइंट्स आने चाहिए, और इनको नोट के फॉर्म में लिखना चाहिए। नोट फॉर्म, ये क्या होता है, अभी मैंने आपको मार्किंग करके समझाया। क्या किया, पहले इधर मेन हेडिंग लिखा, फिर उसके सब हेडिंग लिखे इधर पॉइंट लगा करके, ये पहला मेन हेडिंग, दूसरा इसका ये सब हेडिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके बारे में कोई एक बात लिखनी है तो फिर इसको थोड़ा सा ऐसे डिवाइड करते हैं, ये पहले मेन हेडिंग का, दूसरे सब हेडिंग का पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा, तो नोट फॉर्म में आना चाहिए। जो नोट्स आप लिख रहे हो उसको नोट फॉर्म में ही लेना चाहिए। फिर क्या बातें ध्यान रखनी है, ये तो पहली बात, जब आप नोट लिख रहे हो तो ब्रीफ होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, मेन पॉइंट्स उसमें आ जाने चाहिए, और नोट के फॉर्म में ही नोट मेकिंग करनी चाहिए। नंबर 2, दूसरी बात आपको उसको जो नोट बना रहे हो, नोट को डिवाइड करना आना चाहिए कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन जो दी है उसको आप एक सही तर्क के आधार पर लॉजिकली डिवाइड कर सकते हो। उसको लॉजिकली डिवाइड कर दीजिए, लॉजिकली डिवाइडेशन होना चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड करना आना चाहिए, किस प्रकार से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। कैसे, मैंने बताया कि एक उसका मेन हेडिंग हो, पहले तो उसका क्या हो, मेन हेडिंग। मान लीजिए आपने कोई एक पॉइंट लिया और उसको आपने उसको मेन हेडिंग बना दिया, तो पहले उसका मेन हेडिंग होना चाहिए, फिर दूसरा उसका सब हेडिंग होना चाहिए। मेन हेडिंग आपने लिखा, इधर मेन हेडिंग लिख दिया। अब इस, मान लीजिए पहला मेन हेडिंग है, अब इसका सब हेडिंग बनाना है, तो इसका सब हेडिंग, पहले का पहला सब हेडिंग 1.1, ये इसका सब हेडिंग, ये इसका सब हेडिंग हो गया, वो मेन हेडिंग हो गया। इस मेन हेडिंग का एक और पॉइंट दिया आपने, ये इसका सब हेडिंग। और इस सब हेडिंग के बारे में कोई और बात कहनी है आपको तो बिल्कुल 1.1, फिर इस सब हेडिंग का सब हेडिंग, सब हेडिंग। एग्जाम्पल समझाऊं वापिस आपको, एक बार फिर से थोड़ा सा समझिए कि कोई बिंदु लिया, उस बिंदु के बारे में एक बात आपको क्लियर करनी है, तो वो बिंदु तो आपका मेन पॉइंट जो है वो तो है मेन हेडिंग। उस मेन हेडिंग के बारे में कोई एक बात आपको कहनी है तो वो है उसका सब हेडिंग, और इस सब हेडिंग के बारे में कोई और बात कहनी है तो सब हेडिंग, वो उसका सब हेडिंग हो जाएगा। तो थ्रू आउट दिस प्रोसेस आपको ऐसे डिवाइड करना, ये एक डिवाइडेशन करना आपको आना चाहिए, सेक्शन बनाना आना चाहिए, सेक्शन को सिंबलाइज करना आना चाहिए। सेक्शन को सिंबलाइज कैसे कर सकते हैं, एक तो नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1, 1.1, 1.1.1, ये डेसिमल सिस्टम है,
ये तो डेसिमल सिस्टम है, दशमलव लगा करके ऐसे अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक कई क्या होता है कि हम नंबरिंग करने के साथ साथ में रोमन डिजिट काम में ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट मेन हेडिंग लिखा, अब इस पहले का पहला पॉइंट तो ऐसे लिख देते, पहले का पहला पॉइंट, पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं, पहले का पहला पॉइंट, पहले का दूसरा पॉइंट, यानी इस पॉइंट के बारे में कोई एक बात कहनी है तो ऐसे लिख दिया, पहले का पहला पॉइंट और उसके बारे में दूसरी बात। समझ में आया? ये क्या शो करता है पता है आपको? ये पहला मेन हेडिंग है, उसका पहला सब हेडिंग है, उसके बारे में एक बात लिखी है। आप इतना कर सकते हैं तो इजीली करिए, नहीं आता ना तो फिर इतना उलझन मत पड़िए, यहाँ तक कर लीजिए बस, एनफ, ये बहुत है। हर पॉइंट के बारे में, हर हेडिंग के बारे में, हर मेन हेडिंग के बारे में कम से कम 3 सब हेडिंग बनाइए। ये दूसरा, पहले के बारे में दूसरी बात, ये पहले के बारे में तीसरी बात, बस ऐसे एक आपको इसका सिंबॉलिफिकेशन आना चाहिए, कैसे सिंबल बना सकते हैं आप। लॉजिकली आप डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स ऑल राइट, बट हाउ टू प्रेजेंट। एक सिस्टम तो ये आया डेसिमल सिस्टम, दूसरा सिस्टम ये आया जिसमें आप क्या कर सकते हैं, रोमन डिजिट का यूज कर सकते हैं, रोमन डिजिट का यूज करके उसको लिख सकते हैं, रोमन डिजिट को यूज करके उसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। डिवाइडेशन करने के लिए आपको एक मेथड आना चाहिए कि कैसे इसको डिवाइड करें। क्लियर? अब कि क्या करते हैं कि मैं तो सोचता हूँ कि आप ऐसा पॉइंट बना रहे हो ना, बस पॉइंट बनाने का एक सिंपल सा मेथड ऐसे समझ लीजिए और प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। जब किसी पैराग्राफ को आप समराइज करेंगे तो उसका नंबरिंग करना भी आ जाएगा, उसको किस प्रकार से आप सिंबॉलिफिकेशन उसका कर सकते हैं, सिंबलाइज कर सकते हैं, वो भी आपको आ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट आपको समझ में आया? पहला पॉइंट क्या समझ में आया कि यू कैन नॉट बनाते समय इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, उसका लॉजिकल डिवाइडेशन कीजिए। तीसरा पॉइंट जो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, जब आप नोट मेकिंग कर रहे हो तो तीसरा पॉइंट क्या ध्यान में, क्या नॉलेज में रखना है? तीसरा पॉइंट ये है कि तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, तीसरी बात ये है कि आप उसमें एब्रीविएशन और सिंबॉलिफिकेशन का यूज कर सकते हैं। एब्रीविएशन और उसमें सिंबल यूज कर सकते हैं, तभी तो शॉर्ट बनेगा। इनको यूज कीजिए, एब्रीविएशन और सिंबल यूज ऐसे कीजिए कि वो अगले को, नोट पढ़ने वाले को इजीली समझ में आ जाए। आपने मन से एब्रीविएशन बनाया और वो अगले को समझ में नहीं आई तो आपका नोट मेकिंग यूजलेस। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप नोट मेकिंग कर रहे हो तो एब्रीविएशन और उसका सिंबल अगले को समझ में आना चाहिए, एब्रीविएशन समझ में आना चाहिए और सिंबल समझ में आना चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या है? अवॉइड प्रीपोजिशन, कंजक्शन। कुल मिला के ये बात कह सकते हैं कि जो ग्रामर है वो ग्रामर जो है उसको यहाँ पर स्पेशली अवॉइड करें, इसको अवॉइड करना है, ग्रामर को अवॉइड करना है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन एटसेट्रा इनका यूज कम करें। ऐसा नहीं कि पूरा सेंटेंस नहीं बना, आर्टिकल लगाए, वो लगाए, कंजक्शन लगाए, प्रीपोजिशन लगाए तो फिर उस पैराग्राफ राइटिंग में और नोट मेकिंग को डिफरेंस ही नहीं रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इन चीज़ों को अवॉइड कर देना है, ये चीज़ें। और एक लास्ट 5वां पॉइंट, फिफ्थ,
ये 5 बातें आपको ध्यान में रखनी है। 5वां पॉइंट क्या, 5वीं चीज है कि आप जो नोट बना रहे हो उस नोट मेकिंग में आप जो सिंबल यूज में ले रहे हो, जो सिंबल यूज में ले रहे हैं वो कॉमन होने चाहिए। जो सिंबल आप यूज में ले रहे हो वो सिंबल इतने कॉमन होने चाहिए कि अगले को इजीली समझ में आ जाए। पता है आपको कैसे कैसे सिंबल यूज में लेते हैं? कई बार शॉर्ट करने के लिए ऐसा यूज में लेते हैं। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? किसके लिए यूज में लेते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन। ये क्या है? ये तो है लेस देन, ये लेस देन का सिंबल है। और ये क्या है? ग्रेटर देन। बड़ा है, छोटा है, ग्रेटर बड़ा है, से बड़ा है। इधर कोई संख्या लिखी, इधर कुछ लिखा, इधर कुछ बातें लिखी, इधर ये आप यूज में ले रहे हो। और इसके अलावा क्या लेते हैं? इक्वल मार्क, इक्वल मार्क यूज में लेते हैं। इज इक्वल टू, इक्वल मार्क। और 3 पॉइंट ऐसे लगा करके, इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसलिए, देयरफॉर, सो, देयरफॉर। उल्टा करो इनका तो ये क्या है? चूंकि, हैंस, बिकॉज। इसका अर्थ क्या है? बिकॉज, चूंकि, क्योंकि, बिकॉज। और कई बार क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम चल रहा था ऐसा ऐसा भी लिख देते हैं। ये इसका मतलब क्या? कॉपी, कार्बन कॉपी। और क्या? वो ऐसे ऐसे कभी आपने देखा है? इसका मतलब क्या? एंड। तो इस प्रकार से आप सिंबल यूज में ले सकते हैं। तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, किस प्रकार से इनका यूज करना है और कैसे सीखना है, ये 5 पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं। और इन 5 पॉइंटों को अच्छे से समझ करके आपको प्रैक्टिस करनी है कि किस प्रकार से नोट मेकिंग किसी पैराग्राफ की आप कर सकते हो। और नोट मेकिंग, कीप इन माइंड, इट इज़ एन आर्ट। ये एक कला है। नोट मेकिंग एक कला है। नोट मेकिंग कोई ऐसा टीचर के पास में कोई जादू नहीं है कि बस एक बार समझाया और आपको आ जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करोगे तो आपको नोट मेकिंग समझ में आएगा। और फिर आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर आपके कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपने सीखा नोट मेकिंग। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है समराइज कीजिए, उसकी समरी लिखिए। तो गाइस, आपने एक चीज नोट की होगी समरी में कि किसी भी पैराग्राफ को समरी लिखने के लिए आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। पहले भी अच्छी प्रैक्टिस हुई, आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हुई है। तो समरी लिखने के लिए जो आपने ऊपर नोट मेकिंग की है और उसमें जितने नोट्स बनाए हैं, लोग यार बहुत इजी है, बहुत इजी। जितने नोट बनाए हैं, जितने नोट्स के पॉइंट्स बनाए हैं, मैंने कहा था कम से कम 5 to 10 लाइन्स, 5 to 10 पॉइंट्स उसमें लिखना है। होता क्या है, जो पैराग्राफ आपको दिया है उसका वर्ड लिमिट का 1/3, 1/3 समरी में आना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समरी में उसका सेंट्रल पॉइंट, उसके मेन आइडियाज वो नहीं आए। सेंट्रल और मेन आइडियाज आने चाहिए, मेन आइडिया आना चाहिए। मेन आइडिया तो आना ही चाहिए, मुख्य बिंदु उसमें आने चाहिए। अब जो आपने नोट्स बनाए, मैं तो एक सीधी सी आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि 1/3 करने की आवश्यकता नहीं है। आपने नोट्स जो बनाए हैं इसके बारे में 1/3 1 to वर्ड काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है कि शब्द गिने और इसके 1/3 इतने होते हैं, इतने लिखने हैं मेरे को। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए उस पर सेंटेंस बिल्डिंग करके लिख दो। कुछ समझ में आया? फिर एक्सप्लेन करूं कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 7 नोट्स बनाए, 7 पॉइंट्स लिखे हैं।
अब 7 पॉइंट्स पे जब उसने पूरे पैसेज के 7 नोट्स बनाए, 7 पॉइंट मुख्य मुख्य उसने छांट लिए, इसका मतलब उसने समरी लिखने का आधे से ज़्यादा काम कर दिया। तो क्या करना है, बस उस पर सेंटेंस बना करके लिख दीजिए, सेंटेंस बिल्डिंग कर दीजिए। क्यों, इसमें भी 3 पॉइंट आ जाएंगे आपके। पहला उसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन पे एक पॉइंट लिया। उसका सेंट्रल आइडिया, कंटेंट जो है वो कंटेंट भी आ जाएगा, क्योंकि कंटेंट पे आपने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए। और लास्ट में उसका जो कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन पे भी आप पॉइंट दे दीजिए। ये 3 पॉइंट समरी में आ जाना चाहिए। और जो नोट्स के पॉइंट्स हैं उनको सेंटेंस में कंपोज करके लिख दीजिए। बहुत ईजी है ना। मान लीजिए जितने भी बने उनका सेंटेंस बिल्डिंग कर दीजिए, कंप्लीट सेंटेंस बना दीजिए। कंप्लीट सेंटेंस बनाओगे तो फिर समरी बन जाएगी। सेंटेंस बिल्डिंग करना है, वो नोट मेकिंग है, सेंट्रल आइडिया लो। तो इधर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, उस पर सेंटेंस बना के लिख दो, तो ये समरी होगी। अब मान लीजिए किसी मेन हेडिंग पे उसके सब हेडिंग है, तो उतनी लाइनें लिख दो, उतने सेंटेंस लिख दो। मान लो पहले मेन हेडिंग पे आपने 3 पॉइंट लिखे हैं, 3 सब हेडिंग में डिवाइड किया, तो इस पर 1 2 3 4 ये 4 सेंटेंस आ जाएंगे। अब आपको अपना विवेक काम में लेना, अपना सेंस यूज में लेना कि मुझे किन किन इंपॉर्टेंट लाइन को उस समरी में लिखना है। यह सेंस पर डिपेंड करता है। इंटेलेक्चुअल पावर किसी स्टूडेंट में कितनी है, वो सोच समझ करके आराम से लिख सकता है, उसको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, समरी लिखना भी, क्योंकि समरी तो आपके प्रैक्टिस में क्लास 6 से आ रही है, तो समराइज करना, नोट मेकिंग ही समराइज उसका। ऑलरेडी आप नोट बनाए तो इसका मतलब आपने उसके सेंट्रल आइडियाज, सेंट्रल पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स आपने नोट किए और उन्हीं को ग्रामेटिकली सेंटेंस में बना करके लिख डालो। तो ये तो हो गया नोट मेकिंग, करेक्ट। अब लीजिए नेक्स्ट, नोट मेकिंग के आगे लीजिए। नोट मेकिंग जब कर रहे हो तो फिर किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, उस चीज़ को भी एक बार समझ लो थोड़ा सा कि नोट मेकिंग कर रहे हो तो कैसे। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह जाएगा फिर। इसी क्वेश्चन नंबर 11 में समरी लिखने के बाद में उसका टाइटल भी पूछता है, कभी कभी उसका सुटेबल टाइटल ऑफ द गिवन पैराग्राफ। जो पैराग्राफ दिया है उसका सुटेबल सेंट्रल आइडिया आपके दिमाग में आएगा, तो सेंट्रल आइडिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल आइडिया, यू कैन राइट एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। तो आपको उसका टाइटल लिखना है। These 2 questions, नंबर 10 एंड नंबर 11, आज हमने डिस्कस किए। हमने ये डिस्कस किया हाउ टू राइट, हाउ टू मेक नोट्स ऑफ द गिवन पैसेज। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि उसको कैसे समराइज करें, उसकी समरी कैसे बनाएं, समरी बना करके उसका नोट्स कैसे बनाएं, ये चीज़ें। और एक चीज़ और है, आप जब समरी लिख रहे हो तो उस समरी में आपके पास में बुक होगा इंग्लिश ग्रामर का, उसमें देखना, थोड़ी प्रैक्टिस करना। मैंने तो क्या, एक तो सिंबल समझाए थे आपको कि जो सिंबल यूज कर सकते हैं, वो अभी आपको मैंने ऐसा डिस्कस किया, यूं यूं, ये क्या है, सिंबल है। लेकिन एब्रीविएशन भी यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द एब्रीविएशन, ये एब्रीविएशन क्या है, किसी बड़े शब्द का शॉर्ट करके लिखना। लेकिन बड़े शब्द को शॉर्ट करके लिख रहे हो तो वो भी वेल नोन होना चाहिए। ऐसा नहीं अपने मन से कुछ बनाया लिख दिया। जैसे अपन कहते हैं ना, यहाँ के पिन नंबर क्या है, तो पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर,
ये वेल नोन है, ये वेल नोन, ऐसे समझ में आने चाहिए। गवर्नमेंट को कहीं पर आपने शॉर्ट में लिखा तो क्या हो गया, GOVT। कहीं MLA शब्द आया है तो MLA पता आपको एब्रीविएशन है किसका, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी शब्द ऐसे होने चाहिए जो अगले को समझ में आए। ये और भी है कुछ शब्द, जैसे कहीं पर आपने ऐसा लिखा किलोग्राम, कहीं पे इस प्रकार से लिखा तो फुट, फीट। यानी ये एब्रीविएशन आप ऐसी यूज में ले सकते हो। ये सिंबल और ये एब्रीविएशन, शब्दों का संक्षिप्तीकरण। तो मैंने आपको समझाया हाउ टू राइट नोट्स, खाली समझाया है, बट प्रैक्टिस आपको करनी है। कोई पैराग्राफ, कोई पैसेज आपके पास में इंग्लिश ग्रामर की बुक है और उसमें कोई पैराग्राफ, पैसेज आपको दिख रहा है तो उसके नोट्स बनाइए, उसको समझिए किस प्रकार से आप उसके नोट्स बना सकते हो। और नोट फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा कि आप नंबरिंग करने में प्रॉब्लम करें तो नंबरिंग, जैसे मैंने आपको समझाया कि किसी पैराग्राफ में 5 पॉइंट आपको समझ में आए, इसका मतलब 5 मेन हेडिंग हो गए, बस ये 5 मेन हेडिंग हो गए। ऐसे ये 5 मेन हेडिंग आपने डाल दिया। अब पहले मेन हेडिंग के बारे में कोई एक बात आपको लिखनी है तो 1.1 लिख डालो। पहले पॉइंट के बारे में आपको कोई दूसरी बात लिखनी है तो लिख डालो। पहले पॉइंट के बारे में कोई तीसरी बात लिखनी है तो लिख डालो। बस ये पहले पॉइंट के बारे में, ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। ये मेन हेडिंग के बारे में ये 3 बातें कही आपने। अब दूसरा कोई मेन हेडिंग, आपके मेन पॉइंट समझ में आया, उसको लिख दिया तो ये तो मेन हेडिंग बन गया। अब दूसरे मेन हेडिंग के बारे में एक बात आपने कही, फिर दूसरे मेन हेडिंग के बारे में दूसरी बात कही, फिर दूसरे मेन हेडिंग के बारे में तीसरी बात, कम से कम 3 होना चाहिए, 3 से तो नॉट लेस देन 3, 3 बातें लिखनी है। ऐसे 3 पॉइंट बना करके इसको लिख डालना। इतना सा लिखोगे तो भी एनफ है, बहुत है। और इसके आगे जाओ, इसके आगे बनाना आ जाए आपको तो थोड़ा सा बुक की हेल्प लीजिए और यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और मैं सोचता हूँ आप घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। टिल देन बाय, थैंक यू।